So I welcome back all the students who are joining this session. Today we are going to cover about this second semester's second unit, which you are seeing on your screen. It is research and project development. स्पेलिंग में गलती है और ये गलतियां ऐसी पॉसिबल हैं। तैयार किया जाता है उस समय काफी जल्दी में चीजें होती हैं, गलतियां कुछ ऐसी रह जाती हैं मे भी। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे कि हमारा जो कोर्स है, जो आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स इन सोशियोलॉजी, ये इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या स्कोप है और ये क्या है, इसे हम आज जानेंगे। ठीक है ना? तो आगे बढ़ता हूँ मैं। फर्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इट्स रोल इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स का स्किल डेवलपमेंट में क्या रोल है और सोशियोलॉजी में इसका क्या पार्ट है। तो देखिए, सोशियोलॉजी वैसे तो कहा जाता है तो लोगों को लगता है कि बड़ा मतलब पिछड़ी हुई चीज है। आज साइंस के टाइम में सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री और ये तमाम चीजें पढ़ाई जानी एडवांस चीजें नहीं है। जबकि सही बात यह है कि सोसाइटी का अगर आपको नॉलेज नहीं है जिसमें आप रहते हैं, तो आप उस सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होंगे, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। सोसाइटी को समझना जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दौड़ में दौड़ते हैं जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करते रहते हैं और हम अपने बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानते। और एक ऐसी दौड़ होती है जिस दौड़ में हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं, तब अपने शरीर के बारे में पता लगता है, तब तक हमारा शरीर हमें जवाब देना बंद कर देता है और हम बीमारियों में गिर जाते हैं। तो हम अपनी सोसाइटी में अगर बेहतर तरीके से आना चाहते हैं तो हमें सोशल स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। और सोशल स्किल्स में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो रिसर्च एंड प्रोजेक्ट, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे सोशोलॉजी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, जिसके आधार पर आप उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ पाएंगे। अब सोशोलॉजी में रिसर्च और प्रोजेक्ट्स क्या है? तो किसी भी फील्ड में, चाहे जैसा मैंने अभी आपको बताया है, कोई भी फील्ड हो, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट अल्टीमेट वो चीजें हैं जिनसे जो कुछ आपने पढ़ा है वो टॉप लेवल पर निकल के आगे सामने आता है। जैसे कई चीजें ऐसी हैं जो आपने थियोरेटिकली पढ़ी हैं। एक छोटी सी मैं यहाँ पे कहानी से आपकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी, मैं सुना रहा हूँ। क्या हुआ कि एक बार काफी सारे साइंटिस्ट थे और वो सभी जो वैज्ञानिक थे, वो पानी से संबंधित, समुद्र के पानी की खोज से संबंधित की रिसर्च थी। तो हाइड्रोलॉजी के, तो वो साइंटिस्ट एक बोट पर सवार होकर समुद्री यात्रा कर रहे थे और बोट बहुत पुराने समय की, जब वो हाथ से चलाई जाती थी। तो जो नाव चला रहा था, उससे एक वैज्ञानिक ने पूछा कि तुम कितना समय हो गया? बोला हमारी तो सदियों से ही लोग नाव ही चलाते हैं। और वॉइस ब्रेक हो रही है तो ये आपके नेटवर्क की दिक्कत होगी, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। तो क्या हुआ, बाकी लोग सुन पा रहे हैं ना सभी? सब बीच में कम आ रही थी। यस तो सर। आप लोगों की नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ कि जो वो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने उससे पूछा कि ये बताओ, तुम्हें पानी के बारे में कुछ मालूम है? पानी की संरचना कैसी होती है? इसका केमिकल नेम बताओ क्या है? H2O। यस, सिमरन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तो अभी देखिए, जब सेशन स्टार्ट होता है, अगर आवाज डिस्टर्ब होती है या कोई विशेष बात नहीं है तो इन्हें आप इग्नोर करिए, क्योंकि आपके नेटवर्क की वजह से होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने उससे पूछा कि ये बताओ, तुमने साइंस के बारे में कुछ पढ़ा है? बोला हम तो साइंस के बारे में क्या, हम तो अनपढ़ हैं बहुत। तो उन लोगों ने, पढ़े लिखे लोग थे और पानी की ही जो समुद्री पानी है उसी पे रिसर्च कर रहे थे।
तो उन्होंने बहुत कुछ उसके बारे में समझाया कि H2O क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तमाम चीजें उन्होंने की। उस बंदे ने कहा भाई हमें तो केवल ये मालूम है कि पानी में किस तरीके से हम लोगों को एक सिरे से दूसरे सिरे पे ले जाएं और किस तरीके से नाव चलाएं, केवल इतना पता है। बाई चांस क्या हुआ, बीच में आगे जाने पे थोड़ा सा अंदर जब पहुंचे तो समुद्री लहरें कुछ इस तरीके से गड़बड़ाने लगी कि पूरी नाव उलट पुलट होने लगी। अब वो जो नाव चला रहा था वो बोला बाबूजी आप लोगों ने तो पानी के बारे में बहुत पढ़ा है और बहुत कुछ पढ़ा है, अब स्थिति ये हो रही है कि नाव जो है वो हमारे कब्जे से जा रही है बाहर और आपने पूरी लाइफ नाव के बारे में ही लगाई है। अब आप लोग अपने आप को बचाओ। और उसने क्या किया, देखा जब नाव कब्जे में नहीं आ रही तो उसने तो लगाई जंप और तैर के वो बाहर आ गया। और साइंटिस्ट लोगों का क्या हुआ, जिन लोगों ने पूरी लाइफ ही उस पानी को खोजने पे H2O पे निकाल दी थी, उन्हें तैरना नहीं आता था और बहुत सारे डूब के मर गए। तो चीज क्या है कि आप किसे किस तरीके से जानते हैं, ये आपकी अपनी सोच है और उसका क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है वो अलग है। जो पानी की इतनी बड़ी खोज कर रहे हैं वो पानी में तैरना नहीं जानते, है ना। तो और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बहुत सारी चीजें हैं, इनके तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि हम जिसमें हैं उसी के बारे में सबसे कम ज्ञान रखते हैं। हमें अपनी शरीर हमारा अपना है, हम शरीर के बारे में ही सबसे कम ज्ञान रखते हैं और हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में तमाम चक्करों में पड़ जाते हैं। हमें हर चीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। समाज में रहना है तो सोशोलॉजी का नॉलेज जरूरी है। आपका जो ये सिलेक्ट किया गया पेपर बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से समझ के आगे चलना चाहिए। अब रिसर्च क्या है? रिसर्च हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम किसी उद्देश्य विशेष को लेके उससे संबंधित जितनी ज्ञान है और जो विधियां हैं उसको प्रूव करने की, उनके आधार पर प्रयोग करते हुए जो परिकल्पनाएं होती हैं, जो सोच विचार होते हैं, उन्हें हम अ, एक फिजिकल फॉर्म में लाते हैं जहां पे अपने ट्रायल और टेस्ट के आधार पे उन्हें हम प्रूव कर सकें। That is called research, a process to uh, know the things, how and why it happens, and if we are able to repeat and get the same results again and again, then this is called research. Research is a process in which we find some facts and those can be repeated, and in all times and each and every time when it is repeated it gives the same result. This is called research. And then what is project development? प्रोजेक्ट जैसे अभी चंद्रमा पे हम लोगों ने लैंड किया, एक प्रोजेक्ट था, है ना। उस प्रोजेक्ट में कितने हजारों लोग लगे थे, सभी का एक सामूहिक काम था। अब वो हजारों लोग किसी एक डायरेक्टर के अंडर में किस तरीके से एक ही उद्देश्य की हमें चंद्रमा पर पहुंचना है, कैसे उन्होंने काम किया। तो रिसर्च एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ईच एंड इंडिविजुअल अपने आप में अलग है और जो टीम है वो अपने आप में कंप्लीट एक कंप्लीट फॉर्म है और हर इंडिविजुअल उसका एक यूनिट है। तो हर आदमी अपने आप में एक कंप्लीट है और उसके बावजूद उस पूरे प्रोजेक्ट का एक छोटा पार्ट है। तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं। रिसर्च में बहुत तरीके की रिसर्च हो सकती है, साइंटिफिक हो सकती है, एकेडमिक हो सकती है, मार्केट हो सकती है, सोशल हो सकती है, मैथमेटिकल हो सकती है, हिंदी में रिसर्च होती है, किसी पर्टिकुलर विशेष आदमी पर रिसर्च करनी होती है, ये सब चीजें कवर होती हैं। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? देखो, हम जब भी कोई चीज तैयार करते हैं, जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कि हम लोगों को जो हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी में, हमें किसी पर्टिकुलर उस पे जाना है। एक जैसे मान लीजिए हमें अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उनमें घूमने जाना है। ये हमें, या हमें प्रोजेक्ट दिया गया, आपको प्रोजेक्ट दिया गया कि अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में अ, आप 4-5 पेजेस का अपना रिसर्च पेपर सबमिट करें। तो आप क्या करेंगे? या हम इसे किसी एक लाइव एग्जाम्पल के रूप में लें।
प्रोजेक्ट आपको बनाना है। प्रोजेक्ट आप जानते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी स्टेप्स आप उठाएंगे वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट है कि आपको अपने कॉलेज में कंप्यूटर लैब बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए बहुत सारी चीजें, आप इस पे जरा ध्यान दें। तो सबसे पहले प्लानिंग, किस क्या प्रोजेक्ट आपका होगा, किस पे आप काम करना चाह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट प्लानिंग के बाद में बजट, क्या बजट उस लेवल का आपके पास में है, तो आपको बजट देखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या वो प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकने की स्थिति में है जिसको आप चाह रहे हैं। माइलस्टोन्स, आप उन प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते जाएंगे। जैसे आप अगर कंप्यूटर लैब बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप देखेंगे खर्चा कितना आएगा। पहले प्लानिंग करिए कौन सा रूम रहेगा, किसमें कंप्यूटर लगेंगे, कितना फर्नीचर यूज होगा, क्या कुछ होगा। फिर हमने बजट देखा, चलो ठीक है, तो फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। फिर हमने उसकी जो और प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोल्व करना शुरू किया कि उसमें फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर कहाँ से आएगा, कंप्यूटर्स कहाँ से आएंगे, क्या कॉस्ट है, किस में पड़ेगा। फिर पहला स्टेप हमने किया कि उसकी लैब तैयार कर दी, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, लैब में फर्नीचर रेडी हो गया। दूसरा, आप कंप्यूटर ले आए, दूसरा स्टॉप हो गया। आप पूरे सिस्टम्स के ये तमाम स्टेप्स हैं, मतलब गहराई में जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसमें रिस्क क्या क्या है, अगर आप मार्केट में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपका चल पाएगा, नहीं चल पाया, पैसा लग गया तो क्या होगा। उद्देश्य हमारा क्या है, अगर अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में तो पैसा कमाना है और अपना परिवार का पूरा जिम्मेदारियों पूरा करना है। डेडलाइंस हैं, जैसे मेरे पास में ये प्रोजेक्ट था कि आपका ये पेपर कंप्लीट करवाना है, आपके एग्जाम्स की डेट्स भी अभी फाइनल नहीं थी तो हमें वो भी फाइनल करनी है। तो ये सब हमें कैसे करना है, एक प्रोजेक्ट बना के, जिसमें हमने सबसे पहले आपकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई। और अब जब पढ़ाई कंप्लीट होने जा रही है तो मैंने आपके एग्जाम से स्टार्ट करवाए। एग्जाम्स जब ये ट्रायल और प्रैक्टिकल्स आपके सेटिस्फैक्ट्री हो जाएंगे तो फाइनल एग्जाम्स हम तैयार कर रखेंगे। फाइनल ऑब्जेक्ट हमारा है इस पेपर का आपका ऑनलाइन एग्जाम करने के बाद में मार्क्स प्रोवाइड करना, जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चढ़ के रिजल्ट के रूप में आपको मिलेंगे। तो हमने इस प्रोजेक्ट को कई तरीके से अलग अलग लिया। अब टीम वर्क, हमारा एक टीम वर्क है, कोई ये पीपीटी स्लाइड्स डिजाइन कर रहा है, कोई एग्जाम्स फाइनल कर रहा है, कोई है ना सिलेबस तैयार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तमाम तमाम तरीके से लोग, हमारी टीम काम कर रही है, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। आपसे इंटरेक्ट हम अकेले होते हैं, प्रेजेंट हम अकेले करते हैं, तो आपको लगता होगा कि टीम कहाँ कैसे काम करती होगी, पता नहीं लगता है। पिक्चर्स भी जब आप देखते हैं तो आपको मालूम है, हीरो हीरोइंस और एक्टर सामने देखते हैं, हजारों लोग उनके पीछे लगे होते हैं, तब उस काम को कर पाते हैं। नेक्स्ट में देखिए, इम्पोर्ट इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड प्रोजेक्ट इन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में जो रिसर्च और प्रोजेक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, ये एक ऐसी स्किल्स है जिसमें आप इन स्किल्स को अचीव कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, आपको सिखाई जा सकती हैं, जिनके आधार पे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो भी कोई प्रॉब्लम्स है उनका समाधान निकालना होता है। डेटा एनालिसिस में उन्हें जो भी डेटा है उसको एनालाइज करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप किसी ग्रुप में काम करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, मतलब आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्किल्स इसके अंतर्गत आती हैं। टीम वर्क, प्रोजेक्ट एक टीम वर्क है, अकेले उसका नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट भी है, जैसे अब आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको फाइनल एग्जाम कब होगा, तो मैं ये कहता हूँ पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद होगा। तो टाइम निश्चित है कि ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर अभी चल रहा है, तो आपके 2, 3 या 4 तारीख को एग्जाम्स खत्म होने हैं, तो उसके साथ ही नवंबर के फर्स्ट वीक तक सब कुछ ये कंप्लीट होना है, एग्जाम पैनल। तो अब टाइम मैनेजमेंट भी निश्चित है, हम इसको नवंबर के एंड में या दिसंबर में तो नहीं ले जा सकते। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये सब इंपॉर्टेंस है प्रोजेक्ट रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स की स्किल डेवलपमेंट। आगे मैं बढ़ता हूँ। डेटा एनालिसिस, जैसे मैंने बताया आपको, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट से संबंधित डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था,
मैं थोड़ा सा टॉपिक में भटक रहा हूँ कई सारे एग्जाम्पल लेके। मैं एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने में डेटा एनालिसिस क्या क्या होगा? एक तो डेटा वो कि जिस क्षेत्र में खोल रहे हैं वहां पे कितनी चलने की संभावनाएं हैं, वहां पे स्टूडेंट्स कितने आते जाते हैं, उनका आना जाना इजी है, क्या कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्स वहां पे चल सकते हैं। जैसे अगर आप अकाउंटिंग का चलाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का चलाते हैं, हर जगह चलेगा। अब आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कंप्यूटर में स्टार्ट करें और छोटी मोटी जगह में कहीं किसी तहसील में कस्बे वगैरह में करें, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आप ये बेसिक कोर्सेज आगरा में स्टार्ट करें तो वहां बहुत पहले से बहुत जगह चल रहे हैं और बच्चे ऑलरेडी अवेयर हैं, उनकी जरूरत नहीं है। तो ये डेटा है। अब इसके साथ ही डेटा इनपुट और आउटपुट। डेटा इनपुट जो हमें मिलता है वो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होता है। जब उन्हें हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं तब वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, और जब उसको हम प्रोसेस करते हैं तो ये प्रक्रिया उसकी एनालिसिस कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो आपके पास में स्टूडेंट आएगा। अब आप स्टूडेंट को समझा पाए कि उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसे कैसे आप अपना स्टूडेंट के रूप में कन्वर्ट कर पाए उस लीड को। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट है टीम वर्क। आपका, मैं वही एग्जांपल एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का लेके चलता हूँ कि अगर आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तो उसमें रिसेप्शनिस्ट कोई और होगा, टीचर कोई और होगा, मैनेजर कोई और होगा, क्लर्क कोई और होगा, अकाउंटेंट कोई और होगा, पियोन कोई और होगा। तमाम आवश्यकता के हिसाब से लोग रखे जाएंगे। अब आपको क्या करना है? आप एक मालिक हैं तो उसके आप टीम लीडर हैं, आपके हिसाब से सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे, सब लोग आपके हिसाब से काम करेंगे। इसके लिए आप में लीडरशिप स्किल्स का भी होना जरूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट है। कोर्स आपका स्टार्ट हुआ, कोर्स विद इन टाइम खत्म होना चाहिए। अब जैसे इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, 3 महीने का कोर्स आपने बनाया, 2 महीने में कंप्लीट कर दिया। अब बच्चा कहेगा आपने तो 3 महीने के लिए कहा था। आप कह रहे हैं हमने कोर्स तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो और उसके पेरेंट्स इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि 3 महीने के रुपए लेके 2 महीने में आपने कंप्लीट कर दिया। और फिर 3 महीने का अगर 4 महीने या 5 महीने खिंच रहा है तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपको टीचर को पेमेंट देना पड़ रहा है, आपका रूम एंगेज हो रहा है, आपके क्लासरूम से एंगेज हो रहे हैं। तो जो चीज है वो टाइम के अंदर होनी चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें ये सब चीजें अपने आप में मैनेज रखती है, मायने रखती हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी क्षेत्र में। कोई भी नई खोजें जो है आप कैसे करें, बड़े से बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से कैसे हल कर पाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको कुछ दिन पहले दिया था, शायद आपके बैच में दिया था या दूसरे में दिया था। साबुन बनाने वाली कंपनी की जो समस्या थी, आपके बैच में दिया था या दूसरे में दिया था, कोई बताएगा? यस सर। मैंने बताया था कि किस तरीके से सरदार जी ने फर्राटा फैन लगाया और समस्या का समाधान निकल गया, यस सर। है ना? तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से आप निपटा सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है अगर उसके बारे में थोड़ी सी आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपके दिमाग में आ जाता है तो, है ना? क्या हुआ अब? और इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आगे बढ़ूं, अगला टॉपिक देखिए आ रहा है हमारा, रोल ऑफ रिसर्च एंड प्रोजेक्ट इन सोशियोलॉजी। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, उसी से ही इनोवेशन और सब चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक को थोड़ा सा हल्के थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ आपको हल्का करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें अब आपको सीखना है। तो एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, अकबर और बीरबल की बात, छोटी सी, थोड़ी सी देर के लिए आपको थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, जिससे आप थोड़े से रिफ्रेश हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि एक बार अकबर और बीरबल में क्या होता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं बात कर रहा हूँ, और एनालिसिस और समस्या का समाधान, जो पिछला हमारा टॉपिक था, उसको ध्यान में रखते हुए इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्या हुआ कि अकबर और बीरबल घूम रहे थे साथ साथ में। अकबर के दिमाग में अक्सर आती थी खुरापातें बीरबल को चिढ़ाने के लिए,
और बीरबल इतना उस्ताद था कि ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि जो भी एग्जाम्पल देता था अकबर उन पे निढाल हो जाता था, मतलब अकबर के पास में कुछ सोचने के लिए रह ही नहीं जाता था। अकबर ने एक बार कहा कि अकबर वो बीरबल, यार हमने कल एक सपना देखा। तो वो बोला बीरबल, जहाँ पर ना आपने सपना देखा और आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से सपना कुछ खास होगा। बोला हाँ भाई, सपना तो बहुत खास था, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया। वो ऐसा क्या था? बोला ऐसा हुआ कि रात में हमने ये देखा कि हम दोनों लोग कहीं जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते दो गड्ढे हैं बने हुए। उनमें से एक गड्ढे में हम गिरे और एक गड्ढे में आप गिरे। मान लो एक गड्ढा ये है और इस गड्ढे में एक गड्ढा ये है। एनोटेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए ऐसे ही मैं आपको एनोटेट कर रहा हूँ। दूसरा गड्ढा ये है। तो एक में गिरा अकबर और दूसरे में गिरा बीरबल। तो उसने कहा साहब हो सकता है ऐसा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें खास बात क्या है? अकबर ने कहा, अकबर खास बात ये है बीरबल, कि जिस गड्ढे में हम गिरे उसमें क्या भरा हुआ था? शहद। और जिसमें तुम गिरे उसमें भरा हुआ था कीचड़। ठीक। मैं हजूर ये भी हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अकबर ने अब क्या करा कि इसको बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा कि बड़ी बात अब ये है कि हम दोनों जब गड्ढे से बाहर निकले तो क्या हुआ कि हम तुम्हें चाटने लगे और तुम हमें चाटने लगे। ठीक है, तो आप समझिए ये बीरबल की बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मैं गलती ये कर गया कि अकबर ने ये कहा हम दोनों एक दूसरे गड्ढे में गिरे, और फिर ये बीरबल ने कहा कि हाँ हुजूर बिल्कुल हम एक गड्ढे में गिरे, और गड्ढे के में निकलने के बाद हमें याद है कि ये हुआ कि आप हमें चाटने लगे और हम आपको चाटने लगे। तो एक आइडिया या एक विचार पूरे सिस्टम को बदल देता है। इसलिए इनोवेशंस और इन सब में ये आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आगे लेके चलता हूँ, इन चीजों को खत्म करता हूँ यहाँ से। और कहानी थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई, क्योंकि मेरे भी दिमाग में होता नहीं मेरे को कहना क्या होता है, तो सेंस उसका थोड़ा सा चेंज हो गया, जो आप लोग शायद सही से समझ नहीं पाए, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। रोल ऑफ रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स इन सोशियोलॉजी। तो क्या है? डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। पहला देखिए, ये आपको दिख रही है फिगर। तो इतने हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसके, किसके? रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स इन सोशियोलॉजी के। पहला डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट या रिसर्च पे काम करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट होता है डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करना। जैसे हमारा जो चंद्रयान था, उसका उद्देश्य चंद्रमा पर पहुंचकर वहां का बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना। जैसे क्या वहां ऑक्सीजन है, क्या वहां पे पानी है, और उस डाटा के एनालिसिस के आधार पे भविष्य के हमारे जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो इस पर डिपेंड करेंगे। और थ्योरी टेस्टिंग, जो कहा जाता है उसी को टेस्ट किया जाता है। ये कहा जाता है कि चंद्रमा पर हो सकता है बहुत बड़ी संख्या में वो हमें यूरेनियम मिल जाए, मात्रा में बहुत कुछ ये मिल जाए वो मिल जाए। तो इन थ्योरीज को टेस्ट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगला है सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट। सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट में सोशोलॉजी में जितने प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनका ऑब्जेक्ट ही सामाजिक जो पॉलिसीज होती हैं उनको डेवलप करना होता है। ये रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स का एक पार्ट होता है। समाज में हम अगर कोई विषमताएं या किसी तरीके की कोई स्थितियां हैं तो उन्हें मैनेज करने के लिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनका ऑब्जेक्ट हमारा यही होता है। अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंजेस। जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारे समाज में जो आ रहे परिवर्तन हैं उनको समझने के लिए और उनके आधार पर भविष्य में नई अपॉर्चुनिटीज और नए मौके तैयार करने के लिए हमें रिसर्च और प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा है कल्चरल एंड सोशल अवेयरनेस। तो देखिए, कल्चरल और सोशल अवेयरनेस में ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आज ही आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है। आप लोगों ने किसी ने अखबार में पढ़ा है? आज के अखबार में यस सर। सोसाइटी जैसे क्या दिया बताइए?
सर उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को खारिज कर दिया है। यस, एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहले इसको मान्यता दे दी गई थी, लेकिन बाद में जाके उन्होंने खारिज कर दिया। मान्यता यस देना या खारिज करना अपने आप में एक बहुत बड़े इश्यूज हैं। अब मान्यता देने का मतलब था उन्हें वो सारी अधिकार प्राप्त होते जो डिफरेंट जेंडर के जो लोग हैं सोसाइटी में उन्हें प्राप्त होते हैं। तो ऐसा न करके उन्होंने उस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया, और वास्तव में ये इंडियन कल्चर में पॉसिबल भी नहीं है और ठीक भी नहीं। नेक्स्ट है एम्पेरिकल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि किसी भी जो पब्लिक डिस्कोर्स है या डिसीजन मेकिंग है, पब्लिक से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना है, तो इसका क्या असर पड़ेगा और इससे भविष्य की दिशा और दशा कैसे निर्धारित होगी, ये सब चीजें इसी के द्वारा प्रोजेक्ट एंड रिसर्च के अंतर्गत आने वाले पार्ट्स हैं जिनका एनालिसिस होता है। लास्ट है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अब हमारे इंटरडिसिप्लिन का मतलब आप जानते हैं, जैसे जुडिशरी है। जुडिशरी का काम क्या है? जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन करना और सुनिश्चित करना कि नियमानुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नियम कौन बनाता है बताइए? नियम कौन बनाता है, कोई बताएगा? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर। तो एमएलए, एमपीज और एमएलसी जो होते हैं वो बनाते हैं नियम, और न्यायपालिका उसे फॉलो करवाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन में ये कहा भी गया है कि अगर इसके लिए कोई नियम बना दिया जाए तो उन्हें फॉलो करना उनका कर्तव्य होगा। अभी तक इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है, इस वजह से सेम सेक्स को वो मंजूरी नहीं देते। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी इसके साथ में ही खत्म है, और ये छोटा ही यूनिट था, और मेरे को लग रहा था इसमें स्लाइड्स और भी होंगी क्योंकि इतने छोटे यूनिट्स आमतौर पर होते नहीं हैं। तो आपका देखिए जो स्क्रीन है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो छोटा ही है, उसमें कुछ बड़ा था नहीं। मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट में भी। देखिए, ये रिसर्च एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट था कि किसी सोशियोलॉजी में, सामाजिक व्यवस्था में किसी रिसर्च और प्रोजेक्ट्स को कैसे डेवलप करेंगे और रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे। आप जैसे लास्ट में मैं इसे खत्म करते हुए आपको केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का जो डिसीजन आया न्यूज़पेपर्स का, तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट था कि सेम सेक्स वाले जो लोग हैं क्या उन्हें मान्यता दी जाए कि नहीं दी जाए। तो ये एक अपने आप में कंप्लीट प्रोजेक्ट था जिस पर बहुत सारे जजेस, बहुत सारे वकील, बहुत समाज शास्त्रियों ने, बहुत लोगों ने इस पर रिसर्च की होगी, तब जाके इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, ये गलत है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सोशल रिसर्च का। और जहां पे हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट इन सोशियोलॉजी, तो समाज में जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, नियम, कायदे, कानून हैं, उन्हें हम खुद उसका एक पार्ट कैसे बने, ये, और किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेके वो सही या गलत है, उस पे हम कोई प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, फिर उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, जैसे इसी निर्णय को फाइनल करने के लिए कि सेम सेक्स को वैलिड माना जाए कि नहीं, जो भी काम हुआ कंप्लीट वो रिसर्च कहलाएगा। अब उस रिसर्च में इनपुट्स क्या क्या हैं, जो उसको फॉलो करने वाले वो लोग अपने तरीके से बताते होंगे होना चाहिए, जो डिफरेंट वाले हैं वो बताते होंगे नहीं होना चाहिए। अब जजेस के सामने दोनों पक्ष अपने विचार रखेंगे। अब जजेस को ये देखना है कि संविधान भी क्या कह रहा है, अब उसके आधार पर वो फाइनल डिसीजन देंगे। तो यही रिसर्च एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है। कल्चरल कॉम्पिटेंस कल खत्म हो जाएगा। ये जो भी यूनिट्स हैं एक एक दिन की हैं, तो 3 से 4 क्लासेस और होंगी आपकी, उतने में ये कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम इसके ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड यूनिट के एक्टिवेट कर दिए गए हैं। कल वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप लोग देंगे, तो उनकी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ ही ये सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो
तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है कोई? देखिए, आप लोग प्रश्न पूछा करिए, जितने आपके प्रश्न होंगे उतना ही आपको सीखने के लिए मिलेगा, है ना। अगर किसी का कोई प्रश्न है अभी तो बताइए। कोई नहीं, और शांति है। दीक्षा, भारती, वर्षा, आस्था, आप लोग सुन रहे हैं हमें? यस सर। ओके, तो हेलो सर। हाँ जी। सर तो सर जी पर सर उसके फोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही है। डाउनलोड नहीं हो रहा है? ऐसा सर उसको फोन में वो फोन इसका है नहीं है सर, ओल्ड वर्जन का फोन है। अगर ऐसा है तो उसमें तो नहीं हम कुछ कर पाएंगे। तो पूछ रहा था वो मुझे मैसेज करके अभी मैं डाला भी इधर चैट बॉक्स में डाल दिए। देखिए, अभी कुछ लोगों का जो मैसेज आ रहा है कि वोकेशनल वाले एग्जाम अभी नहीं आ रहे हैं, तो मैंने अभी बताया है कि उन्हें किस तरीके से आप एक्टिवेट करेंगे वो मैं कल बताऊंगा आपको, है ना। ओके सर। तो ओके सर। आज उसमें कवर अप नहीं हो पाएगा। आपका और कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लीजिए। और आप सभी लोग देखिए, मैं आपसे इसलिए नहीं कि चैनल हमारा बहुत ग्रो करे, बहुत मोनेटाइज हो, ये हो वो हो। आप कम से कम एक बार क्लास जैसे जब चलती है तो नेटवर्क का भी इशू होता है, आप लोग कई बार सुन नहीं पाते हैं प्रॉपरली, और भी दिक्कतें होती हैं। तो एक बार एक वीडियो जरूर देख लिया करें, जिससे आपको कंप्लीट वर्क समझ में आ जाए। आपको बहुत ज्यादा अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं कवर करवा रहा हूँ ये मोर देन एनफ है ना। कोई क्वेश्चन और हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इस क्लास को हम लोग फिर ऑफ करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ओके देन। सर जी। सर को करिकुलम में लॉगिन करने पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा। रिजल्ट तो शो हो जाएगा, सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट। सर्टिफिकेट भी आप लोग कर रहे हैं उसमें, ग्रुप में आप उसमें जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में। यस सर। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसमें आप डाल दिया करिए, स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। रिजल्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो रिजल्ट शो होगा, निश्चित होगा। और अगर नहीं हो ठीक है। रहा है तो आपने एग्जाम को सबमिट नहीं करते होंगे आप, फाइनल। अगर आपने लेकिन फाइनल सर एग्जाम, हाँ बताइए दीक्षा। सर हम दोबारा उसे लिंक को खोल रहे हैं तो वो हो नहीं रहा, मतलब शो रिजल्ट आ रहा है लेकिन वो दोबारा से क्वेश्चन नहीं दे पा रहे। चलिए, मैं एक मिनट एक चीज आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे और क्यों आ रही है। ठीक है, एक मिनट आप लोग यस रुकिए, सर। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन पर हमारा जो कंट्रोल सेंटर है उसका सिस्टम स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी। आप अपनी ईमेल आईडी बताइए क्या है। rupalgola@gmail.com। RUPL रूपल। तो देखिए, रूपल गोला यही है ना। यस सर। देखिए, अब मैं आपके एग्जाम्स की स्थिति को चेक करता हूँ कि आपने कौन से एग्जाम दिए हैं और क्या पोजीशन में रही है। आपका कोई भी एग्जाम आपने दिया नहीं है, एक भी सर एग्जाम मैंने 3 एग्जाम दिए हैं सर, उनके रिजल्ट भी हैं मेरे पास। देखो, ऐसा नहीं होता। आपने अगर दिया है तो मैं आपको एक चीज और भी दिखा दूं कि मैं अभी आपके लॉगिन पैनल में जाके आपको दिखाता हूं कि अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो वहां पे आपको कहाँ दिखेगा। देखो, अभी दिखा रहा हूँ आपको।
देखो ये जो एक दिया हुआ है, स्क्रीन आपको दिख रही है ना? यस सर। यहाँ पे जब आप अपने इस डैशबोर्ड में होते हैं, यहाँ पे ऐसा ही तो आता है। हाँ सर। यहाँ पे जो माई रिजल्ट्स है, ये देख रहा है माई रिजल्ट, इस पे सही आप, मोबाइल हाँ जी, मोबाइल पर नहीं आया था। नहीं मोबाइल में भी आएगा, सभी बच्चे मोबाइल से ही दे रहे हैं, है अच्छा ना? तो माई ठीक रिजल्ट है। पे जब क्लिक करेंगे तब यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा आपका। एग्जाम का नाम क्या था, कितने अटेम्प्ट किए हैं, परसेंट क्या आ रहा, रिजल्ट क्या आ रहा, एक्शन क्या आ रहा, वो सब कुछ। जैसे देखिए यहाँ पे माई एग्जाम है, इसमें ये एग्जाम आ रहे हैं सारे। अब यस यहाँ से सर। हम स्टार्ट एग्जाम पे जाके एक एग्जाम स्टार्ट करते हैं और 4-5 क्वेश्चन केवल अभी अटेम्प्ट करेंगे, केवल आपको क्लियर करने के लिए। और भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तब तक तो आप पूछ लीजिए बीच में, इसके साथ ही इसे हम कंप्लीट करेंगे, जिससे इनका और अगर ऐसी और भी किसी की प्रॉब्लम है तो उनका भी समाधान मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हम आई एम रेडी, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक किया, ये एग्जाम स्टार्ट हो गया ना। यस सर। अब अगर आप ऐसा कर रही हो कि जैसे इसमें व्हाट इज द स्किल दैट्स एसेंशियल फॉर बोथ डाटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स, कौन सी स्किल है वो, तो यहाँ पे मान लीजिए एनालाइज डाटा आपने किया, फिर आपने दूसरे पे क्लिक किया, फिर आ गया इन सोशियोलॉजी एक्टिव लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, ये सही है गलत है? मान लीजिए आपने कहा फॉल्स है, फिर आप तीसरे ऐसे ही करते हैं क्या? यस सर, ऐसे ही कहते हैं। ऐसे करते तो यही गलती है। आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ये देख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, हम्म। तो सेव एंड नेक्स्ट कैसे, जैसे आप सेकंड पे थे अभी, तो यहाँ पे हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, वैसे देखो सेकंड वाला ग्रीन हो गया, ओके ठीक है? सर। तो अब यस ये सर। बता रहा है आंसर, एक को आंसर किया है और आपने और 3 को देख चुके हैं, लेकिन आंसर एक को ही किया है। आप तीसरे पाए आपने इस पे लगाया, फिर सेव नेक्स्ट किया, फिर चौथे पाए इस पे लगाया, सेव नेक्स्ट किया, फिर इस पे आए आपने छोड़ दिया और आप 9वें में चले गए, आपने इस पे यहाँ पे लगाया, फिर आप 34 पे आ गए, फिर आपने इसको फॉल्स या ट्रू कर दिया, ऐसे कर दिया आपने, और आपने कुछ भी नहीं किया, तो भी आपका ये एग्जाम का रिजल्ट जरूर आएगा। टाइम ये चल रहा है, 33 मिनट्स रह गए, ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने जितने आंसर दिए उससे ही आपका रिजल्ट बनेगा। अब जैसे हम चाह रहे हैं इसमें 75 क्वेश्चंस का है ये, हम इसको यहीं पे खत्म करना चाह रहे हैं, तो हमने सबमिट पे किया और ये फिनिश एग्जाम हुआ। फिनिश प्रिपरेशन पे आप क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे माई रिजल्ट पे जाएंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है ना? यस सर। हाँ। इसमें आप फेल हैं, आप फेल हैं तो क्यों है, यहाँ पे क्लिक करो तो इसके वीडियो बने पड़े हैं कि पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन जो आपने लगाया था वो सही था या गलत था, उसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए। ये क्वेश्चन ही रिपोर्ट है। देखो पहला था, इसमें आपने करेक्ट आंसर लगाया तो 1 नंबर मिल गया, उसमें 22 सेकंड लगाए। दूसरे में 32 सेकंड्स का समय लगाया और फॉल्स था, और फॉल्स ही है तो ये भी सही, इसका भी एक नंबर मिल गया। ये और आंसर, करेक्ट आंसर ये और आंसर में आ रहा है खाली लगाया ही नहीं था आपने कुछ भी, तो इसमें कोई आंसर आपको मिला नहीं, तो ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये वो ठीक है है जो आपने किए ही नहीं है। और किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं भाई? सर, लेकिन वो दोबारा से तो वेब लिंक पर दे नहीं पा रहे क्वेश्चंस। दोबारा दोबारा से क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हैं। देख पाओगे, बिल्कुल दे पाओगे। आप सर ऐसा उसमें तो करिए, आप ऐसा करिए, आपकी जो ईमेल आईडी है ना, हाँ। कोई और भी कोई ईमेल आईडी है क्या आपकी? और नहीं है। नहीं है, तो मैं एक नहीं काम कर रहा हूँ आपका, वैसे इस पे आपने कोई एग्जाम तो दिया ही नहीं है, तो एग्जाम होने चाहिए अवेलेबल। आप हमें अपना पासवर्ड बताएंगे, बाद में चेंज कर लेना फिर। सर, पासवर्ड मुझे याद नहीं है। तो आपने लॉगिन ही नहीं किया होगा, कोई एग्जाम ही नहीं दिया होगा अभी तक।
सर लॉगिन तो हो गया, मैंने आपने जो व्हाट्सएप पर अपना नंबर बताया था उस पर सेंड भी किया था। अरे लॉगिन कैसे हो जाएगा जब आपको पासवर्ड ही नहीं अपना मालूम है, तो फिर लॉगिन कैसे होगा? फॉरगेट पासवर्ड करके। अरे ऐसे नहीं हो पाएगा, आपने लॉगिन अभी तक किया ही नहीं है, इसका मतलब तो हमें लग रहा है आपने एग्जाम कोई दिया नहीं है ना? आप लॉगिन करिए, कल उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बताइए, तो फिर हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। और टाइम लंबा हो रहा है, इसको यहाँ खत्म करते हैं हम। ठीक है, सो थैंक यू। तो और ठीक है सर। आपको आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कल ग्रुप में आप डाल देना, उसको समाधान कर देंगे आपका, है? ठीक है सर। ओके देन, थैंक यू thank सर। you all for joining this session. Tomorrow we will start third unit and finish it by tomorrow itself. And tomorrow you will be able to go for your vocational examinations also. So thank you very much, all the participants who joined this session. Thank you and good night.